2005 से पहले प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 की अमेंडमेंट के बाद प्रॉपर्टी में बेटियों का भी इक्वली अधिकार है। और ये जो अधिकार है वो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। 2005 में एक अमेंडमेंट आई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि अब जो है लड़कों के बराबर लड़कियों का भी, बेटियों का भी जो है प्रॉपर इक्वली जो है वो अधिकार हो जाएगा, और वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा जो है वो क्लेम कर सकती हैं। और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें बेटियों को हर प्रॉपर्टी में अधिकार मिल गया है। अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, उस जजमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसके फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बता दूं आपको कि बेटियों का जो है अब हर प्रॉपर्टी में अधिकार बन गया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे बेटियों का अधिकार जो है वो हर प्रॉपर्टी में हो गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है। एक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो है ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे आई है, ग्रैंडफादर से फादर पे आई है, और फादर से जो मेरे पे प्रॉपर्टी आई है उसको हम कहेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति। और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से बनाया है तो वो है मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में बेटियों का कितना अधिकार है। जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए किसी भी एक पर्सन ने अपनी इनकम से, अपनी मेहनत से जो है उस प्रॉपर्टी को बनाया है, अब उसकी मेहनत से बनी है, उसके जो है खुद के पैसे से बनी है, तो वो खुद उसका जो है प्रॉपर मालिक है। वो उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकता है, वो उसको सेल कर सकता है, जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर विल कर सकता है। और किसको? वो किसी को भी कर सकता है, चाहे नोन है या फिर अननोन है। अब हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। अब इस सिचुएशन में उस पर्सन के पास राइट है कि वो सारी की सारी जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो एक लड़के को भी दे सकता है, या फिर दूसरे लड़के को भी दे सकता है, या फिर लड़की को भी सारी प्रॉपर्टी जो है वो दे सकता है। अब ये जो लॉ है ये 2005 से पहले भी सेम था और 2005 के बाद भी सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। 2005 से पहले की बात करें तो भी मैंने बताया जो है वो किसी को भी इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, और 2005 के बाद भी इस प्रॉपर्टी को नॉन या फिर अननोन में भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। सारी की सारी प्रॉपर्टी जो एक पर्सन को भी दे सकता है, और जो दूसरा है वारिस वो उस पर सवाल नहीं उठा सकता। और ये जो है अगर वो जिंदा है पर्सन, तो जिंदा रहते जो है अपनी मर्जी से किसी को भी उस प्रॉपर्टी को दे सकता है। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जितने भी वारिस है उनमें जो इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसमें हमने क्या जाना कि अगर वो पर्सन जिंदा है तो भी अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे सकता है, यहाँ पर जो है उसको हक मिल सकता है। और अगर डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में बेटी का राइट बन जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा जरूर आएगा, और वो इक्वली हिस्सा आएगा जितना कि दूसरे वारिसों का है, जितना कि लड़कों का है, तो बेटियों का भी उतना ही बराबरी का हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में जान लिया कि बेटियों का उस पर्सन के जीते जी जो है वो हिस्सा बन सकता है, और वो उस पर्सन की मर्जी है कि वो बेटी को देना चाहता है या फिर नहीं। लेकिन अगर डेथ हो जाती है तो उसमें जो है वो बेटी का राइट ही बन जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 2005 से पहले सिर्फ बेटों का अधिकार था, लेकिन अब जो है बेटियों का भी इक्वली अधिकार है। जितना लड़कों का अधिकार है उतना ही लड़कियों का भी अधिकार है। और ये जो अधिकार है ये है राइट बाय बर्थ। जैसे ही लड़के का या फिर लड़की का उस परिवार में बर्थ होता है तो उसी टाइम से जो है उस प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो जाता है, वो अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। अगर मेजर हैं तो खुद कोर्ट में जा सकते हैं, अगर माइनर हैं तो लीगल गार्डियन के थ्रू जो है अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। तो अब जब ये अमेंडमेंट आई हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ये जो लागू हुई थी वो हुई थी 9/9/2005 से। अब सबसे बड़े मेन सवाल ये थे कि अगर 9/9/2005 से पहले अगर फादर की डेथ हो जाती है तो लड़कियों का राइट है या फिर नहीं, या फिर 9/9/2005 के बाद अगर फादर की डेथ होती है तो लड़कियों का राइट है या नहीं। तो इस पे जो है काफ़ी सारी जजमेंट आई। तो मैं सारी जो है आपको 3 जो मेन जजमेंट हैं, तीनों के तीनों जजमेंट आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसमें डिसाइड हुआ और क्या आज के टाइम पे फाइनली कानून है। तो सबसे पहली जो जजमेंट है वो है प्रकाश वर्सी फूलवती। 2016 में ये लो पॉइंट आया था कि अगर 2005
जो 9/9/2005 को ये अमेंडमेंट लागू हुई है, अगर उससे पहले जो फादर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में लड़कियों का कोई भी राइट नहीं है। इस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया था कि अगर 9/9/2005 से पहले फादर की डेथ होती है तो उस सिचुएशन में लड़कियों का अधिकार नहीं होगा। लेकिन ये सिलसिला बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा। लेटेस्ट दोबारा फिर इस कानून को उठाया गया, इस सवाल को उठाया गया कि 9/9/2005 से पहले अगर डेथ होती है तो क्यों उनका राइट जो है वो खत्म हो गया है। और जिस जजमेंट में इस लॉ पॉइंट को उठाया गया उसका नाम था दनम्मा वर्सेस अमर। 2018 में दोबारा फिर डबल बेंच के पास ये सवाल आया कि अगर 9/9/2005 से पहले फादर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में बेटियों का अधिकार है या फिर नहीं। और डबल बेंच ने ये कहा कि अगर 9/9/2005 से पहले भी अगर फादर की डेथ हो जाती है तो भी बेटियों का अधिकार है, कि बाद में होगी डेथ तो भी अधिकार है, अगर पहले होती है तो भी अधिकार है। मतलब कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा, ये जो भी अमेंडमेंट आई है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। ये नहीं है कि 9/9/2005 के बाद डेथ हुई है तो सिर्फ उनको ही प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं, उससे पहले अगर डेथ हो जाती है तो भी उस सिचुएशन में जो है वो प्रॉपर्टी में राइट लड़कियों को बराबरी का मिलेगा। अब इसके बाद भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फाइनली 2020 में एक जजमेंट आई विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इसमें भी यही लॉ पॉइंट जो है वो डिसाइड किया गया। फुल बेंच के पास ये जजमेंट आई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, कि क्या 9/9/2005 से पहले अगर फादर की डेथ हो जाती है या फिर बाद में डेथ होती है तो किस सिचुएशन में बेटियों का अधिकार होगा। तो फुल बेंच ने विनीता शर्मा और राकेश शर्मा में ये डिसाइड किया कि अगर फादर की डेथ 9/9/2005 से पहले होती है या फिर बाद में होती है तो लड़कियों का जो इक्वली अधिकार है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उनका पहले अगर डेथ होगी तो भी अधिकार है, अगर बाद में डेथ होती है तो भी उनका बराबरी का अधिकार है। और इस जो लॉ को वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया। सो अब मैं फाइनली कंक्लूजन के बारे में बात कर लेता हूं कि अब कंक्लूजन क्या है और क्या फाइनली जो है एट प्रेजेंट लॉ है। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है किसी भी पर्सन की, तो अगर वो जीवित है तो उसका ऑप्शनल है कि वो बेटियों को दे या फिर ना दे। लेकिन अगर वो ना कोई विल करता है ना इसको ट्रांसफर करता है उस प्रॉपर्टी को और उसकी जो है डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में बेटियों का राइट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की सिचुएशन कि बेटियों का वहाँ पर भी राइट जो है वो डेथ के बाद क्रिएट हो जाता है। और अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें फादर की डेथ 9/9/2005 से पहले हुई है या फिर बाद में हुई है, जैसे ही बेटियों का उस फैमिली में बर्थ होगा तो उनका जो है प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनका जो है बेटों के बराबरी का अधिकार है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी हमारे पास सवाल आता है कि अगर लड़की की मैरिज हो जाती है तो भी उनका अधिकार है या फिर नहीं। हाँ, बिल्कुल उनका अधिकार है। अगर उनकी मैरिज भी हो जाती है तो भी उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार है, वो अपना हिस्सा जो है वो मांग सकती हैं। सो एट प्रेजेंट लेटेस्ट ये कानून है कि बेटियों का हर प्रॉपर्टी में अधिकार है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है या फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें सिचुएशन समझने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।